आज के लेक्चर में हम CSS में जो प्योर मैथ्स का पेपर है 100 मार्क्स का, उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज के लेक्चर में हम 2023 का जो पेपर आया था उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने S3 ग्रुप का सेंटर मालूम करना है और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में हमने रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए एक गिवन मैट्रिक्स का शो करना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, S3 ग्रुप का सेंटर मालूम करना है। S3 ग्रुप से आप वाकिफ़ हैं, ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है। ये परमुटेशंस फ्रॉम अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स टू द सेम सेट है। मैं S3 की ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा। S3 को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। S3 के जो एलिमेंट्स हैं वो के वो परमुटेशंस हैं, लेकिन उन परमुटेशंस के नाम हम अगर A स्क्वायर B A B और A स्क्वायर B रखें तो S3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पे एक परमुटेशन है A जिसका आर्डर 3 है, जो साइकिल ऑफ लेंथ 3 है। B एक परमुटेशन है जिसका आर्डर जो है वो 2 है, जो साइकिल ऑफ आर्डर 2 है। और इस सेट S3 में जो एलिमेंट्स A और B हैं वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि A क्यूब 1 के इक्वल है। यहाँ 1 की बजाय जो है मुझे लिखना चाहिए आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने S3 में आइडेंटिटी एलिमेंट को E से लिखा है। B स्क्वायर जो है वो भी आइडेंटिटी के इक्वल है और AB का स्क्वायर जो है वो भी आइडेंटिटी के इक्वल है। और हम आसानी से दो प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं कि BA एलिमेंट जो है, यानी जब हम B और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो BA होगा वो BA तो इस सेट में मौजूद नहीं है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करते हुए हम ड्राइव कर सकते हैं कि BA जो है वो बेसिकली A स्क्वायर B के इक्वल होता है। और BA स्क्वायर यानी जब हम इस ग्रुप में B और A स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, B को पहले और A स्क्वायर को बाद में, तो BA स्क्वायर चूँकि इस सेट में नहीं है तो BA स्क्वायर को भी इसी सेट में होना चाहिए। वो हम फिर AB स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि BA स्क्वायर इज इक्वल टू AB है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको S3 के बारे में हमेशा याद रखनी है। जब हम स्टूडेंट्स को S3 पढ़ाते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम उन्हें बता देते हैं। अगर आप भी जो है हमारे साथ पढ़ना चाहें तो हमारे चैनल के WhatsApp का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको यहाँ स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। आप उस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो S3 में ये एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स में ये खूबियाँ हैं। ख़ास तौर पे इन दो प्रॉपर्टीज़ का मैं बार बार इस्तेमाल करूँगा कि BA इज़ इक्वल टू A स्क्वायर B और BA स्क्वायर को मैं AB लिखूँगा, और A क्यूब इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, B स्क्वायर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है। इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। हमने मालूम करना है इस ग्रुप S3 का सेंटर। उसके लिए हमें ग्रुप के सेंटर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर मैं S3 का सेंटर मालूम करना चाहता हूँ तो इसमें S3 के वो एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स G होंगे जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स H के साथ कम्यूट करेंगे, जिनके लिए GH और HG जो है वो इक्वल आएगा। S3 के वो सारे एलिमेंट्स G जिनके लिए GH और HG हमेशा सेम आए, फॉर ऑल H बिलोंग्स टू S3, वो एलिमेंट्स G जो है वो सेंटर में होंगे। और मुझे S3 का सेंटर मालूम करना है। S3 का सेंटर मालूम करने के लिए डिफरेंट तरीके, डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। मैं जो मेथड अडॉप्ट करने लगा हूँ और जो हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी सिखाते हैं कि हमें पहले से ही याद है कि S3 का जो सेंटर है उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। याद रहे कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर ग्रुप के सेंटर में होता है। क्यों भला? आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ही ये है। आइडेंटिटी एलिमेंट हम कहते ही उस एलिमेंट E को हैं जिसके लिए E इंटू G और G इंटू E हमेशा सेम आए फॉर ऑल एलिमेंट्स G ऑफ द ग्रुप। और यहाँ पे ग्रुप कौन सा है? S3। चूँकि E के लिए E इंटू G और G इंटू E सेम है फॉर ऑल G ऑफ द S3, तो E जो है वो सेंटर में मौजूद है। E के अलावा बाकी एलिमेंट सेंटर में नहीं है। मैं इस वक्त शो ये करना चाहता हूँ कि जो ग्रुप में से एलिमेंट A है वो सेंटर ऑफ S3 में नहीं है।
अगर मैंने शो करना होता कि ए सेंटर में है तो मैं ये शो करता कि ए का इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ मैं प्रोडक्ट लेते हुए आर्डर तब्दील कर दूं, आंसर हमेशा सेम रहता है। ए इंटू एच और एच इंटू ए सेम है फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू S3। लेकिन यहाँ मैं शो ये करना चाहता हूँ कि ए जो है वो सेंटर में नहीं है, तो मुझे कम से कम S3 में से एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के देना पड़ेगा कि ए को जब मैं उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो ए इंटू दैट एलिमेंट एक्स इक्वल नहीं आ रहा एक्स इंटू ए के। मुझे एक ऐसा एलिमेंट एक्स जो है वो ढूंढना है S3 में से, और बहुत आसान सी बात है। ए इंटू बी जो है हमें मालूम है वो बी इंटू ए के इक्वल नहीं है। ए इंटू बी जो है वो बी ए स्क्वेयर के इक्वल है। ए बी और बी ए सेम नहीं है। ए एक ऐसा एलिमेंट है जो S3 के एलिमेंट बी के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, तो ए इसका मतलब है कि सेंटर में नहीं है। और अगर हम इसी तरह से ये सोचें कि बी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, यानी बी ए और ए बी सेम नहीं आ रहे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी जो है वो S3 के सेंटर में नहीं है। तो इस ग्रुप में ये जो प्रॉपर्टी है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, हमें मालूम है कि ए बी जो है वो बी ए स्क्वेयर के इक्वल है। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने ये रिज़ल्ट ड्राइव कर लिया कि ए सेंटर में नहीं है, क्योंकि ए सेट S3 के एक एलिमेंट बी के साथ कम्यूट नहीं कर रहा। और यहीं से हमने ये भी ड्राइव कर लिया कि बी भी सेंटर में नहीं है, क्योंकि बी S3 के एक एलिमेंट ए के साथ कम्यूट नहीं कर रहा। ए और बी को हमने शो कर दिया सेंटर में नहीं है। अब मैं शो ये करना चाहता हूँ कि ए स्क्वेयर सेंटर में नहीं है। उसके लिए मैं ढूंढूंगा कि ए स्क्वेयर को उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ और उस एलिमेंट को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूँ और आंसर सेम ना आए। ऐसा एलिमेंट कौन सा है? ऐसा एलिमेंट बहुत आसान है, वो बी है। जब मैं ए स्क्वेयर को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो बी ए स्क्वेयर के बराबर नहीं आता, बल्कि वो बी ए के इक्वल आता है। चूँकि मेरे पास बी ए स्क्वेयर बी के इक्वल नहीं है, बी ए स्क्वेयर जो है वो ए बी के इक्वल है। या ऐसे कह लें कि ए स्क्वेयर बी जो है वो बी ए स्क्वेयर के इक्वल नहीं है। या ऐसे कह लें कि बी ए स्क्वेयर जो है वो ए स्क्वेयर बी के इक्वल नहीं है। बी ए स्क्वेयर तो ए बी के इक्वल है, बी ए स्क्वेयर बी के इक्वल नहीं है। ए स्क्वेयर सेट S3 के एक एलिमेंट बी के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, और इसका नतीजा ये निकला कि ए स्क्वेयर जो है वो S3 के सेंटर में नहीं है। ए स्क्वेयर के बाद मैं शो करना चाहता हूँ कि एलिमेंट बी जो है वो सेंटर में नहीं है। बी को हम पहले ही यहाँ से डिड्यूस कर चुके कि वो सेंटर में नहीं है। अब मैं शो ये करना चाहता हूँ कि ए बी जो है वो सेंटर में नहीं है। उसके लिए मुझे ढूंढना है सेट S3 में एक ऐसा एलिमेंट x कि मैं ए बी को x से मल्टीप्लाई करूं और x को ए बी से मल्टीप्लाई करूं और आंसर सेम ना आए। अगर मैंने ऐसा एलिमेंट x ढूंढ लिया तो इसका मतलब होगा कि ए बी जो है वो सेंटर में नहीं है, ये तमाम एलिमेंट से कम्यूट नहीं कर रहा। कम से कम एक एलिमेंट x ऐसा है जिसके लिए ए बी इंटू एक्स और x इंटू ए बी सेम नहीं है। तो वो x जो है मैं यहाँ पे a ले रहा हूँ। ए बी को मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर मैं a को ए बी से मल्टीप्लाई करूँगा और शो करूँगा कि आंसर सेम नहीं आ रहा। उसके लिए पहले मैं ए बी को a से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, a इंटू बी ए कर लिया। बी ए जो है वो मुझे मालूम है कि ए स्क्वेयर बी के इक्वल है, तो बी ए की जगह यहाँ हमने ए स्क्वेयर बी लिख लिया। एक दफ़ा फिर एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ए इंटू ए स्क्वेयर और बाद में बी, ए इंटू ए स्क्वेयर बन जाएगा हमारे पास ए क्यूब। तो ये ए क्यूब इंटू बी, और ए क्यूब किसके इक्वल है? ए क्यूब हमें मालूम है आइडेंटिटी के इक्वल है। यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे तो आइडेंटिटी इंटू बी, यानी बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया, अब मैं ए को ए बी से मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करेंगे, पहले ए इंटू ए को इकट्ठा कर लेंगे, वो ए स्क्वेयर हो जाएगा और ए इंटू ए बी का आंसर ए स्क्वेयर बी आ गया। ए स्क्वेयर बी S3 में मौजूद है। ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया, आंसर बी आया। ए को ए बी से मल्टीप्लाई किया आर्डर तब्दील करके, तो आंसर ए स्क्वेयर बी आया। यानी ए बी को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आर्डर तब्दील करके, तो ए बी इंटू ए और ए इंटू ए बी का आंसर सेम नहीं आता है। ए बी एक ऐसा एलिमेंट है कि ये सब एलिमेंट्स के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, कम से कम ये ए के साथ कम्यूट नहीं कर रहा।
ए के अलावा और एलिमेंट्स भी आप दिखा सकते हैं जिनके साथ ये कम्यूट नहीं कर रहा, लेकिन एक एलिमेंट के साथ शो करना कि ये कम्यूट नहीं कर रहा काफ़ी है। इससे ये रिजल्ट ड्राइव हो गया कि ए बी जो है वो S3 के सेंटर में नहीं है। ए बी के बाद अब लास्ट एलिमेंट A2B बना है। अगर हम ये भी शो कर दें कि A2B भी सेंटर में नहीं है तो साबित हो जाएगा कि इसके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ E है, बाकी A, B, A2, AB, A2B सेंटर में नहीं है। तो अब हम शो ये करना चाहते हैं कि A2B सेंटर में नहीं है। अगर A2B को शो करना है कि सेंटर में नहीं है, हमें एक ऐसा एलिमेंट X ढूंढना पड़ेगा कि A2B को X से मल्टीप्लाई करें और X को A2B से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ना आए। और यहाँ पे वो एलिमेंट X मैं एक दफ़ा फिर A ही ले रहा हूँ। आप और भी डिफरेंट ले सकते हैं, A2 भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट हमारे लिए काफ़ी है। आसान कैलकुलेशंस रहेंगी A के साथ। तो A2B को हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं A के साथ, एसोसिएटिव लॉ लगा लेते हैं, A2 इंटू BA हो गया। BA तो सेट में मौजूद नहीं है, BA हमें मालूम है A2B के इक्वल है, तो BA की जगह यहाँ हमने A2B लिख लिया। A2 इंटू A2 A4 हो जाएगा, जिसको मैं A इंटू A क्यूब या A क्यूब इंटू A लिख सकता हूँ। A क्यूब मुझे मालूम है किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। A क्यूब की जगह हमने आइडेंटिटी लिख दिया, आइडेंटिटी इंटू AB, और आइडेंटिटी से तो जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, यानी AB आंसर आ गया। A2B को A से मल्टीप्लाई किया, AB आ गया। अब A पहले लिखता हूँ और A2B बाद में लिखता हूँ। A को A2B से मल्टीप्लाई करता हूँ, एसोसिएटिव लॉ लगा लें तो A इंटू A2 मल्टीप्लाई होकर A क्यूब हो जाएगा। A क्यूब हमें मालूम है आइडेंटिटी के इक्वल है, तो आइडेंटिटी इंटू B हो जाएगा, और आइडेंटिटी इंटू B जो है वो B आ जाएगा। A2B को A से मल्टीप्लाई किया, आंसर AB आया। पहले A लिखा, बाद में A2B लिखा, आंसर B आया। और AB और B तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि A2B को A से करें या A को A2B से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम नहीं आता है। A2B S3 के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट नहीं करता, कम से कम ये A के साथ कम्यूट नहीं कर रहा। इसका मतलब है A2B सेंटर में नहीं है। हमने S3 के बारी बारी सारे एलिमेंट्स आइडेंटिटी के अलावा शो कर दिए कि वो S3 में नहीं है। तो इससे क्या नतीजा निकला? इससे नतीजा ये निकला कि S3 का जो सेंटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। सिमेट्रिक ग्रुप S3 को लोग परमुटेशंस के साथ पढ़ते और पढ़ाते हैं। हम जब अपने स्टूडेंट्स को BS मैथ करवा रहे होते हैं या मास्टर्स करवा रहे होते हैं तो S3 को फाइनली हम इन्हीं नोटेशंस के साथ पढ़ाते हैं। समटाइम्स हम ये नोटेशंस अल्फ़ा और बीटा भी ले लेते हैं, लेकिन ये नोटेशंस और ये प्रॉपर्टीज़ S3 के बारे में आपने याद रखनी है। इससे आपको एग्ज़ाम में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर आप प्योर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं CSS की, तो हमारे व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। आप उस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 2023 का ही क्वेश्चन 1 का पार्ट B हम सॉल्व करने लगे हैं। यूज़ करना है रो ऑपरेशंस को और शो ये करना है कि ये मैट्रिक्स जो है इसका इन्वर्स नहीं है। उसके लिए हम याद कर लेते हैं कि कैसे पता चलता है रो ऑपरेशंस की मदद से कि मैट्रिक्स का इन्वर्स है या नहीं है। हमारे पास एक रिज़ल्ट मौजूद है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और हम इसका रैंक मालूम करें और रैंक जो है वो लेस देन इट्स आर्डर आ जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स का आप रैंक मालूम करें, वो रैंक उसके आर्डर से कम आ जाए, तो फिर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है। या एक और तरीका होता है, और वो तरीका ये होता है कि आप इस मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशंस अप्लाई करें और रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद इसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करें I3, और आप देखें कि इसको I3 बनाना मुमकिन नहीं है, तब भी आप कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई सा भी तरीका अडॉप्ट करें, दोनों में ही क्या यूज़ हो रहे हैं, रो ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। अगर हमें मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो रैंक निकालने के लिए भी हम इस मैट्रिक्स की एशिलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड एशिलॉन फॉर्म बनाएंगे और वहाँ से इसका रैंक देखेंगे। याद करवा देता हूँ, मैट्रिक्स का रैंक जो होता है, जब हम उस पर रो ऑपरेशंस करके उसकी एशिलॉन फॉर्म बनाते हैं तो उस एशिलॉन फॉर्म में जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं वो उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। मैं रैंक वाले तरीके से करवा रहा हूँ। बात एक ही है,
एशेलॉन फॉर्म बनाते हुए आप बेसिकली I3 ही बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अगर I3 ना बन पाएगा रो ऑपरेशन से तो आप कह देंगे कि इसका इन्वर्स नहीं मिल रहा है। या आपने रैंक निकाला, I3 बनाना ज़रा लंबा प्रोसेस होता है, रैंक निकालना एशेलॉन फॉर्म बना के ज़रा कम प्रोसेस होता है। तो मैं रैंक निकाल रहा हूँ, रैंक अगर इसके आर्डर से कम आया, इसका आर्डर 3 है, ये 3/3 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, रैंक अगर आर्डर 3 से कम निकला यानी इसकी एशेलॉन फॉर्म बनने के बाद उसमें नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद 3 से कम हुई, तो उसका मतलब होगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रख लिया, इसकी एशेलॉन फॉर्म बनाना चाहते हैं। एशेलॉन फॉर्म बनाने के लिए हम चाहेंगे सबसे पहले यहाँ 1 को 0 बना लें। रो ऑपरेशंस करेंगे, हम रो 1 को सेम रखेंगे और इस 1 के नीचे दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। इस 1 को कैसे 0 बनाया जाए? इस 1 को 0 बनाने के लिए रो 2 में से रो 1 को, तो हम रो ऑपरेशंस लगाने लगे हैं कि रो 2 में से रो 1 को माइनस कर लें। रो ऑपरेशंस लिखने का तरीका हमेशा यही होता है कि जिस रो में तब्दीली लानी है उसको पहले लिखा जाए और जिसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड या माइनस करना है उसको बाद में लिखा जाए। तो अगर मैं 1 में से 1 को माइनस करूँगा तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है। रो 2 में से रो 1 को माइनस करने के लिए पहली रो तो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब रो 2 के एलिमेंट्स में से रो 1 के एलिमेंट्स को माइनस करें। 1 में से 1 को माइनस किया, हमारे पास 0 आ गया। -2 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास माइनस का 4 आ गया। 1 में से -3 को माइनस किया, 1 में से -3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बन जाएगा। और अब हम इस 5 को 0 बनाना चाहते हैं। 5 को 0 कैसे बनाएं? इस रो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें कि आंसर यहाँ 5 0 बन जाए? बहुत आसान सी बात है, इसका साइन चेंज करें 5 का, -5 से मल्टीप्लाई करें रो 1 को। अगर हम रो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें और रो 3 में ऐड करें तो हमारे पास यहाँ 5 की जगह 0 बन जाएगा। रो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, ये माइनस का 10 आ जाएगा और ये प्लस का 15 आ जाएगा। इस -5R1 को रो 3 में ऐड कर लें। 5 में -5 ऐड करें, 5 में -5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। -2 में -10 ऐड करें, -2 में -10 ऐड करेंगे तो माइनस का 12 बन जाएगा। -3 में 15 ऐड करें, -3 में 15 ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा। हम बना क्या रहे हैं? हम एशेलॉन फॉर्म बना रहे हैं। हमें अब यहाँ पे 1 बनाना है -4 को और उसके नीचे 0 बनाने हैं। याद रखें, एशेलॉन फॉर्म बनाते हुए यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 1 बनाएं, ज़रूरी ये है कि इस एलिमेंट के नीचे जो है वो 0 बनाएं। तो मैं इसको 1 बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, गो के बना सकते हैं इसको 1 आसानी के साथ ही -4 से डिवाइड करके, लेकिन मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, मैं डायरेक्ट इसके नीचे 0 बना रहा हूँ। आसान है यहाँ पे बनाना। अगर आसान ना होता तो फिर पहले मैं इसको 1 बनाता, फिर इसके नीचे यहाँ 0 बनाता। एशेलॉन फॉर्म बनाते हुए बेसिकली इस -4 को 1 बनाना है और उसके नीचे 0 बनाना है, लेकिन -4 को 1 बनाना कंपलसरी नहीं है, नीचे 0 बनाना कंपलसरी है। तो मैं -4 के नीचे 0 बना रहा हूँ। ये -12 है, मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि ये प्लस का 12 बन जाए। -4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि प्लस का 12 बन जाए? -3 से। -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस का 12 बन जाएगा, -12 में +12 ऐड करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं ये जो रो नंबर 2 है इसको -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रो नंबर 3 में ऐड करने लगा हूँ। रो नंबर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करेंगे। फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज़ आ जाएगी। जो नया मैट्रिक्स होगा वो पुराने मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट होगा। जब रो 2 के एलिमेंट्स को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 +12 और -3 × 4 माइनस का 12, और R2 के एलिमेंट्स को -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट्स आए हैं इन्हें रो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करेंगे। 0 में 0 ऐड किया, यहाँ हमारे पास 0 आ गया। -12 में 12 ऐड किया तो यहाँ भी हमारे पास 0 आ गया। 12 में -12 ऐड किया तो यहाँ भी हमारे पास 0 आ गया। लास्ट रो हमारी 0 हो गई। यहाँ पे हम -4 से डिवाइड करके 1 बना सकते हैं। बेसिकली यही हमारी एशेलॉन फॉर्म बन गई है। इस एशेलॉन फॉर्म के अंदर हमारे पास 2 रोज़ ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, एक रो 0 है।
नॉन ज़ीरो रोज चूँकि 2 हैं इसलिए इसका रैंक जो है वो 2 है। मैट्रिक्स का आर्डर कितना था? मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास 3 था। रैंक जो है वो आर्डर से कम आया है। जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की एशेलॉन फॉर्म बना के आप उसका रैंक निकालें और वो आर्डर से कम आ जाए तो वो बेसिकली सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का कोई इन्वर्स नहीं है। हमें याद रखनी है ये बात कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ नो इन्वर्स इफ़ इट्स रैंक इज़ लेस देन आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक उसके आर्डर से कम है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। या दूसरे अल्फाज में आप ये याद रखें कि जब आप किसी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशंस करें और वो आइडेंटिटी ना बन पाए रो ऑपरेशंस के बाद तो इसका मतलब है उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। यहाँ पे आप देखें, अब इसको आइडेंटिटी नहीं बना सकते आप। -4 को 1 बना के इसके ऊपर 0 बना सकते हैं, नीचे 0 बना हुआ है पहले से ही। यहाँ पे 1 किसी भी रो ऑपरेशन से नहीं बन सकता। आप कह सकते हैं इस तरह से भी यहाँ के बाद कि ये कभी भी रो इक्विवेलेंट नहीं है I3 के। अगर ये I3 के रो इक्विवेलेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप इसके सॉल्यूशन में इस तरह से लिखें या इसमें रैंक का इस्तेमाल करके लिखें, एक ही जैसी बात। मैंने आज आपको 2023 के क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व करवाया है। जिन लोगों ने BS मैथ किया हुआ है या MSc मैथ किया हुआ है उनके लिए प्योर मैथ के पेपर में 100% मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, बशर्ते कि आपने BS मैथ और MSc मैथ करते हुए मैथ को पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, कम मेहनत से पढ़ा है, तब भी कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है, तब भी आप 100 मार्क्स ले सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ। और जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है और वो CSS कर रहे हैं उन लोगों ने भी प्योर मैथ के सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को पढ़ा हुआ है। सिर्फ सेक्शन 1 जो है जिसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। वो भी थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी ज़रा उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन वो भी CSS के प्योर मैथ के पेपर में 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। अगर आप CSS के प्योर मैथ की तैयारी मैथ लॉजिक के चैनल से करना चाहें, हमारे मैथ लॉजिक के प्लेटफॉर्म से करना चाहें तो हमारे WhatsApp का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उस पर कांटेक्ट करें। हम तैयारी करवा रहे हैं 2025 के लिए भी और इससे आइंदा ईयर्स के लिए भी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसी पेपर के मज़ीद क्वेश्चंस को आने वाले दिनों में सॉल्व करेंगे।